नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आप सबको बता दें, बीजेपी का 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होगा। आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बैठक होगी। साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में कार्यशालाएं चलाई जा रही है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से अपने सदस्यता अभियान का आगाज करेगी। ऐसे में जगह जगह कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। आज लखनऊ में बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यशालाएं आयोजित होंगी। इस दौरान सदस्यता अभियान कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। प्रदेश प्रभारियों और जिला प्रभारियों की आज लखनऊ में अहम बैठक। इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से आगे अभियान को और तेजी देनी है। इस संबंध में आज तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और प्रभारी चर्चा करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से देश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। बीजेपी की रणनीति यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की विचारधारा से और बीजेपी से जोड़ा जा सके। इस कड़ी में देश भर में जगह जगह बीजेपी कार्यशालाएं चला रही है। 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का आगाज होगा। आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक। इस बैठक में सभी पदाधिकारी और जिला प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आज लखनऊ में बीजेपी की बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ जानकारी है और इस बैठक में किस किस मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी में शामिल कराने और साथ ही साथ जुड़ने के लिए नई नई तरकीब इस्तेमाल कर रही है। आज बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है जिसमें जो है 2 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इस सदस्यता अभियान की खासियत यह है कि कोई भी बीजेपी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करेगा, उससे वह सदस्य बन जाएगा। तो और प्रदेश के हर अंतिम छोर तक सदस्य बनाने की बीजेपी की तैयारी है। तो बीजेपी को यह मालूम है कि संगठन जितना मजबूत होगा उतने ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियों को लेकर अन्य राजनीतिक दल भी पूरी तरह से जो हमने देखा मोहम्मद आसिफ, 2024 लोकसभा चुनाव के मुकाबले हमने देखा जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो एनडीए काफी मजबूती के साथ वापस आई, लेकिन 2024 में थोड़ी कमजोर नजर आई। ऐसे में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए जगह जगह सदस्यता अभियान जो है बीजेपी चलाने की रणनीति बना रही है। अब ऐसे में आज की ये बैठक उपचुनाव के मद्देनजर अगर देखें कितनी महत्वपूर्ण। देखिए रिया, बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और मंथन चल रहा है कि आने वाला जो उपचुनाव है उसमें कितनी ज्यादा सफलता पाई जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। और प्रदेश की सियासत की बात करें तो जेपी नड्डा तक भी बैठक का हिस्सा बन चुके हैं और जो परिणाम आए थे लोकसभा चुनाव के उस पर भी मंथन हुआ और जो खामियां थी उसे सुधारते हुए बीजेपी अब आगे बढ़ने की राह जो है चुन चुकी है। क्योंकि सदस्यता अभियान चलाकर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बीजेपी में शामिल कराएगी और साथ ही साथ बूथ स्तर तक भी सदस्य बनाने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी में कई अहम पद थे जो घर घर तक पहुंच रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और इस झटके से कहीं न कहीं बीजेपी अब भी नहीं उबर पाई है। और बीजेपी तभी उभरेगी जब 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में परचम पूरी तरह से लहरा जाएगा बीजेपी को, चाहे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हो या फिर कटेरी सीट हो या फिर अखिलेश यादव की सीट रही करहाल, तो सीट पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हो जाता तब तक बीजेपी की बेताबी कम नहीं होगी। जी बिल्कुल आसिफ, आपने अभी कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने हार देखी थी उसके बाद से ये बड़ा
टफ होने वाला है उनके लिए ये उपचुनाव। लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन पे भी उंगलियां उठाई जा रही थी। तो अगर ये सदस्यता अभियान शुरू की जा रही है तो योगी आदित्यनाथ की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है? देखिए प्रज्ञा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों की कमान अपने हाथों में ले रखी है और मुख्य रूप से अयोध्या की कटेरी और माफ कीजिएगा, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर की कटेरी की सीट को पूरी तरह से अपने हाथों में ले रखी है, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को यह पता है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट कहीं न कहीं हॉट सीट जस्टिस सीट थी और कहीं न कहीं बीजेपी सीट के सहारे जो है एक अलग संदेश देना चाहती थी, लेकिन यह सीट समाजवादी पार्टी के पाले में चले गई। तो यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का हर संगठन, हर बूथ अध्यक्ष अब इस चुनाव को लेकर एक्टिव है। एक तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने मंत्रियों के साथ चुनाव को लेकर मंथन कर रहे हैं, कई परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो जमीनी नेता हैं, काडर वोट बढ़ाने के लिए यह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और जो सियासत है कहीं न कहीं अब यह साफ कर चुकी है कि इस चुनाव में भी कहीं न कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बिल्कुल, यानी मोहम्मद आसिफ चाहे 2027 भले ही अभी दूर हो, लेकिन बीजेपी ये बखूबी समझ गई है कि अगर 2027 साधना है तो ये जो आने वाले उपचुनाव है जो 10 सीटों पर होने वाला है, ये एक सेमीफाइनल है और इसमें बीजेपी को फतेह जरूर हासिल करनी होगी, जीत जरूर हासिल करनी होगी। बिल्कुल लिया, अगर इन 10 सीटों पर जिस भी पार्टी से कब्जा होगा वह कहीं न कहीं 2027 के रण का आईना भी होगा और यही वजह है कि इस उपचुनाव जो सीटें हैं 10 सीटें हैं वह कई हॉट सीटें हैं और जिस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है यह साफ है कि अगर जिसकी बैतरणी चुनाव में पार होगी उसकी शायद 2027 के चुनाव में और भी आसानी से बिल्कुल, यानी संगठन को मजबूती देने के लिए और बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और 2 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। इस कड़ी में आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण, सभी की निगाहें इस बैठक पर। मोहम्मद आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा, हमारे साथ भी जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की जो लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें यूपी में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने 10 प्रभारियों को घोषित किया है। आपको बता दें 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। 10 विधायकों को 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी भी मिली है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने ये प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं। तो ये आपको बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने प्रभारियों का नाम घोषित कर दिया है। बता दें कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए ये प्रभारियों के नाम घोषित किए गए, जिसमें 10 विधायकों को 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने भी ये प्रभारी के नाम घोषित किए। और इस खबर पे लगातार मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। तो आसिफ, उपचुनाव को लेकर जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उन्होंने 10 प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं। तो कौन कौन से ये प्रभारी हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, अगर बात करें निषाद पार्टी की तो निषाद पार्टी एनडीए का सहयोगी दल है और जिस तरह से बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, सियासत कर रही है और निषाद पार्टी ने जिस तरह से यूपी में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव के लिए भी अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। और अगर प्रभारियों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सरवन निषाद का, जो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे हैं और साथ ही साथ इन्हें मझवा सीट की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सुल्तानपुर के विधायक राजबाबू उपाध्याय को कटेरी सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पीयूष रंजन इनको फूलपुर की सीट, अनिल त्रिपाठी को मिल्कीपुर, विपुल देव को कुंदरकी
ऋषि त्रिपाठी को मीरापुर, विवेकानंद पांडे को खैर और सबसे अहम सीट जो करहल सीट है उस पर विधायक रमेश सिंह को प्रभारी बनाया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 10 सीटों पर निषाद पार्टी ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। मोहम्मद आसिफ, यहाँ पर सवाल ये भी कि जिस तरह से हालांकि एनडीए का हिस्सा है निषाद पार्टी, बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन 10 सीटों पर जिस तरह से उपचुनाव होना है, अपने प्रभारी घोषित करना, क्या माना जाए बीजेपी के लिए कितने बड़ी खतरे की घंटी? क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ तालमेल बैठा भी नहीं है और पहले ही संजय निषाद आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, संजय निषाद की सियासत की बात करें तो वह हमेशा से ही एक एयर भरने का, एक दबाव बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। चाहे लोकसभा में चुनाव लड़ने की बात रही हो या फिर अगर उपचुनाव की सीटों की बात करें तो उपचुनाव में जिस तरह से 2 सीटों की डिमांड संजय निषाद ने किया, इसको लेकर कहीं न कहीं जो है बीजेपी शायद सोच में भी पड़ गई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बयान दिया था, बड़बोला बयान दिया था और उनके ही बेटे को हार का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से 10 सीटों पर अपने चुनाव प्रभारी उतारे हैं, इससे कहीं न कहीं जो है एक एयर बनाने की कोशिश की जा रही है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि 2 सीटों की डिमांड संजय निषाद ने कर रखी है और इन सब के बीच जब कोई जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर 10 सीटों पर अपना परचम लहराना चाहती है। हालांकि आरएलडी को 1 सीट देने की पेशकश भी की है, लेकिन इन सब के बीच चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर डॉक्टर संजय निषाद हो, ये अपने पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं जो है सियासत भी करते हैं। लेकिन इस उपचुनाव में जिस तरह से दो सीटों की डिमांड कर रखी है संजय निषाद, उनकी यह डिमांड पूरी होती नहीं दिख रही है। इसके बाद अब जिस तरह से संजय निषाद ने चुनाव प्रभारी घोषित किए तो यह भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं संजय निषाद ने बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल आसिफ, जैसा आपने बताया कि 10 सीटों पर संजय निषाद ने अपने प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी है। जितने भी नाम उन्होंने घोषणा की है उसके लिए बाकी अदर पार्टियों के लिए कितना कंपटीशन टफ हो सकता है? क्योंकि जिन जिन सीटों का आपने नाम लिया उन सीटों पर अदर पार्टियों ने किन किन का नाम घोषित किया है? देखिए, 10 सीटों पर जिस तरह से जो है निषाद पार्टी अध्यक्ष ने चुनाव प्रभारी घोषित किया है और चुनाव प्रभारी घोषित करने के का यह साफ मकसद देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने की राजनीति है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि आरएलडी के अलावा कोई भी सहयोगी दल इस उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं घोषित कर सकता, नहीं उतार सकता है चुनाव मैदान में। ऐसे में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बिल्कुल, यानी 10 सीटों का ये रण, और अब यहां पर संजय निषाद ने जिस तरह से प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, संजय निषाद की निषाद पार्टी के एंट्री के बाद ये रण और भी ज्यादा रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आगे क्या कुछ होता है वो वक्त बताएगा और किस तरह से समीकरण बनते हैं या बिगड़ते हैं उसके लिए थोड़ा और इंतजार। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मेरठ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, बीजेपी नेता को मेरठ मंडल का सेक्टर इंचार्ज बनाया गया है। बसपा ने योगेंद्र जाटव को सेक्टर इंचार्ज बनाया है। बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव ने पद को ठुकराया था, अब वापसी नहीं, मैं बीजेपी का सिपाही हूं, ऐसा योगेंद्र जाटव ने कहा। पद ठुकराने से बसपा हाईकमान नाराज है। मुनकाद अली को वेस्ट यूपी और रुहेलखंड के 4 मंडलों से हटाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां बीजेपी नेता को मेरठ मंडल का सेक्टर इंचार्ज बनाया गया है। बसपा ने योगेंद्र जाटव को सेक्टर इंचार्ज बनाया। बीजेपी नेता योगेंद्र जाटव ने पद ठुकराया, अब वापसी नहीं, मैं बीजेपी का सिपाही हूं, ऐसा उनका कहना है। पद ठुकराने से बसपा हाईकमान नाराज।
मैं ये कह रही थी, अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोलकाता की घटना के बाद यूपी के अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, सूबे के अस्पतालों में बड़ी निगरानी होनी है। वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों में आवाजाही पर अब नजर रहेगी। वहीं अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे और लाइट का भी प्रबंधन जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तैनात सिक्योरिटी ऑडिट कराने के साथ ही प्रवेश भी बनेगा। मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को ये निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि कोलकाता हत्याकांड के बाद से लगातार यूपी में भी अस्पतालों की कड़ी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सूबे के सभी अस्पतालों में कड़ी निगरानी का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, मुख्य सचिव मनोज कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में आवाजाही पर अब नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे और लाइट का भी प्रबंधन किया जाएगा। आपको बता दें कि तैनात सिक्योरिटी ऑडिट कराने के बाद ही प्रवेश मिल पाएगा। तो मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को ये निर्देश जारी किए हैं। तो कोलकाता हत्याकांड के बाद से लगातार अभी सभी राज्यों में जो है अस्पताल को अलर्ट पे रखा गया है। स्पेशली यूपी की बात करें तो यूपी में सभी अस्पतालों को अलर्ट में रखा गया है। अस्पतालों की भी कड़ी निगरानी होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने सभी को परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का मंत्र दिया है। इस मंत्र पर जोर दिया जाए, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। सरकार की पारदर्शिता, स्पीड को बनाए रखने का आश्वासन भी दिया। साथ ही सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा इन सभी कामों को। मंत्री परिषद के सहयोगियों से जनता तक बात पहुंचाने को कहा है। 10 वर्षों में सरकार ने कड़ी मेहनत, समय पर काम पूरा किया है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में भी यही स्पीड बरकरार रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। मोदी 3.0 की यह कैबिनेट बैठक, जिसमें पीएम मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का मंत्र दिया। इस मंत्र पर सभी कैबिनेट मंत्रियों को जोर देने का उन्होंने अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शिता और स्पीड को बनाए रखा जाए, लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ाया जाए और सरकार द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उनको जनता तक पहुंचाना जरूरी है। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक सभी कामों को पहुंचाया जाएगा। मंत्री परिषद के सहयोगियों से जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाने को कहा है पीएम मोदी ने। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में सरकार ने जो कड़ी मेहनत की, सारे ही काम समय पर पूरे किए हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से यूपी में 31 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। पीसीएस शरद चौधरी उप जिला अधिकारी बलिया बनाए गए हैं। वहीं पीसीएस मंजुल मयंक एसडीएम सुल्तानपुर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पीसीएस चंद्र प्रकाश गौतम एसडीएम रायबरेली बनाए गए हैं। वहीं पीसीएस पंकज कुमार एसडीएम अमेठी बनाए गए हैं। पीसीएस
आशुतोष राम प्यारे जायसवाल एसडीएम बिजनौर बनाए गए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ के 31 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें से पीसीएस शरद चौधरी को उप जिला अधिकारी बलिया बनाया गया है, मंजुल मयंक को सुल्तानपुर का एसडीएम बनाया गया है। वहीं अगर बात करें चंद्र प्रकाश गौतम की तो उन्हें रायबरेली का एसडीएम बनाया गया है। इसके साथ ही पंकज कुमार को अमेठी का एसडीएम बनाया गया है। वहीं राम प्यारे जायसवाल को बिजनौर का पीसीएस अधिकारी बनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ के 31 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। उसके बाद से उप जिला अधिकारी बलिया बनाए गए हैं। पीसीएस पंकज कुमार को एसडीएम बनाया गया है। वहीं यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों पर रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने के निर्देश दिए हैं। सपा के साथ गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत भी अब शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में इस संबंध में बातचीत शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ ही दिनों में गठबंधन को लेकर बातचीत भी शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनावों के साथ ही यूपी में भी उपचुनाव संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जिस तरह से यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अब सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बात पक्की हो सकती है। इसके लिए थोड़ा और इंतजार यहां पर करना होगा। हालांकि अगले कुछ दिनों में इस संबंध में बातचीत शुरू होने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के साथ ही यूपी में उपचुनाव संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राजस्थान को बड़ा तोहफा दिया है। देश में 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी को मंजूरी दी गई है। पाली और जोधपुर में 1578 एकड़ में यह सिटी विकसित की जाएगी। इससे पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी। वहीं जोधपुर और पाली में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आशा की जा रही है कि इससे प्रत्यक्ष रूप से 40,000 और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान की टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और एग्रो इंडस्ट्री मुख्य रूप से प्रभावित होगी। वहीं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने राजस्थान के 8 शहरों में ई बस सेवा के लिए 100% केंद्रीय सहायता के रूप में 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये बसें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर और बीकानेर में चलाई जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर इस दौरान चर्चा होगी। हरियाणा के लिए उम्मीदवारों का आज ऐलान संभव है। प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर हालांकि चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक, आपको बता दें कि 18 सितंबर से हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज होगा। 4 अक्टूबर को नतीजे हैं। ऐसे में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर आज चर्चा हो सकती है। हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी हो सकते हैं और आज ऐलान भी संभव है। हालांकि प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 30 से 31 अगस्त को होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर की गई बैठक, आपको बता दें चीफ सेक्रेटरी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी, घटना मुक्त कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो 30-31 अगस्त को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर चीफ सेक्रेटरी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की है। इसमें कई नकल विहीन
कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी, घटना मुक्त कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस बैठक में परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और घटना मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।